नमस्कार। बोलती किताबें के 8वें अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह एक उपन्यास है, परंतु वह उपन्यास सत्य हकीकतों और घटनाओं पर आधारित है। इसलिए उपन्यास के साथ साथ यह एक आत्मकथानक अंश भी है। नाम है न हन्यते। उसकी लेखिका है मैत्री देवी, जिनका जन्म 1 सितंबर 1914 और मृत्यु 29 जनवरी 1989 के दिन हुई। इस उपन्यास के अलावा उन्होंने कई और किताबें लिखी है। इसके अलावा स्वयं उनके पिता सुरेंद्रनाथ दासगुप्त दर्शन शास्त्र और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की वह मानस शिष्या भी रही, इसलिए उन पर उनका भी बहुत प्रभाव है। स्वयं वे भी बहुत मेधावी थी और उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपना अभ्यास किया। यह उपन्यास 3 आयामी उपन्यास है। उसका पहला आयाम है जिस वक्त वह लिखा गया, यानी कि 1973 का साल। तो उससे पहले 1972 के साल में जो कुछ घटित हुआ उनके साथ, वह इस उपन्यास का पहला आयाम है। 1972 में जो कुछ हुआ उससे उनके जीवन पर जो असर हुआ, उनके जीवन में जो भूचाल आया, वह उनको उस वक्त 1930 के साल में ले गया, जो उनका प्रणय काल था। तो यह 1930 और 1972 के जो 2 अलग अलग समयावशेष हैं, उनके बीच में जो संघर्ष हुआ और उससे जो नया भविष्यकाल पनपने वाला था, वही इस उपन्यास का तीसरा आयाम है। और विद्वान लोग इस उपन्यास का कला स्वरूप इसको उपन्यास का चौथा आयाम मानते हैं, क्योंकि उपन्यास बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। उपन्यास की कहानी यह है कि 1972 1 सितंबर के दिन अमृता यानी कि मैत्री देवी का जन्मदिन था। उस दिन उनके घर पर उनके जन्मदिन का आयोजन भी था, पर उसी दिन सुबह उन्हें यह ज्ञात होता है कि सर्गे सेबेस्टियन करके एक व्यक्ति आया है, जो कि 1930 में उनको जिससे प्यार हुआ था वह मिर्चा यूक्लिड का शिष्य है। तो वह उनसे मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि मैंने सुना है कि आपके गुरु ने एक उपन्यास लिखा था, क्या इस उपन्यास में ऐसा तो कुछ नहीं जिससे मेरी बदनामी हो? तो सर्गे कहता है कि शुरू में रोमानियन भाषा में जो उपन्यास लिखा गया उसका नाम तो उन्होंने आपके नाम पर ही रखा था। बाद में जब इसका फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ तो उन्होंने इसका नाम बदलकर बंगाल नाइट्स कर दिया था। उपन्यास में उन्होंने यह कहा है, लिखा है कि रातों में आप उनके कमरे में जाया करती थी। यह सुनकर मैत्री देवी अनायास ही बोल उठती है, सत्यानाश। और उसी वक्त उनके मन में मिर्चा यूक्लिड के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी भभक उठता है। वह कहती है कि सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसका साथ दे सकती हूँ, पर झूठ का साथ कैसे दूं? यह बिल्कुल झूठ लिखा है उन्होंने, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। पर सर्गे को इससे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है। उस वक्त वो बहुत ही कष्ट में थे और उस कष्ट से बाहर आने के लिए उनको एक ऐसा उपन्यास लिखना जरूरी था जो कि एक तरह से यह फैंटेसी है। दूसरी भी बात है कि पश्चिम में डेटिंग की प्रणाली है
यानी कि लड़का और लड़की शादी के लिए अपने पात्र को पसंद करने से पहले उनके साथ कुछ समय बिताते हैं ताकि एक दूसरे को परख सके। पर भारतीय संस्कृति में यह बात अनुचित है, इसलिए सर्गे को आश्चर्य होता है कि मैत्री देवी इतनी चिंतित क्यों हो रही है और उनमें इतना क्रोध क्यों है। पर इसी घटना के बाद मैत्री देवी के जीवन में अगले 8 महीनों में बहुत ही उथल पुथल पैदा हो जाती है, क्योंकि स्वयं 1972 में जीते हुए उनका मन या उनका पूरा अनुभूति तंत्र 1930 के साल में चला जाता है और 1930 से लेकर 1972 तक उनके जीवन में जो कुछ घटित हुआ था वह एक के बाद उनके मनोपटल पर उभरने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह डिप्रेशन में चली गई थी या उनकी याददाश्त चली गई थी। वह 1972 में सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी, पर पूरी तरह से उनके मन में 1930 और उसके बाद का समय चल रहा था। वह पूरे 24 घंटे में 1 घंटा ही सो पाती थी और कई बार ऐसा होता था कि 1930 की घटनाएं 1972 की घटनाओं के साथ जुड़ जाती थी। अब इस उपन्यास की कहानी यह है कि मिर्चा यूक्लिड करके एक रोमानियन विद्यार्थी भारतीय दर्शन का अभ्यास करने के लिए कलकत्ता आता है। उनके गुरु सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता, जो कि मैत्री देवी के पिता है, वह उनको अपने ही घर में ठहराते हैं और मैत्री देवी के साथ मिलने जुलने पर भी कोई रोक नहीं लगाते हैं। तो इससे मिर्चा के मन में यह गलतफहमी पैदा होती है कि शायद उनके गुरु चाहते हैं कि वह और मैत्री देवी नज़दीक आए और शादी भी करे, क्योंकि उनके गुरु यह करवाना चाहते हैं। पर दरअसल यह बात नहीं थी, यह उनको पता ही नहीं था, क्योंकि जब उनके गुरु को यह पहली बार जब पता चला कि दोनों के बीच में प्यार जैसा पनप रहा है, तो उसी वक्त वह मिर्चा को अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद 2-3 वर्षों के बाद मैत्री देवी की शादी हो जाती है और वह अपने संसार में चली जाती है। बीच बीच में जब भी वह थोड़ी सी बेचैन हो जाती थी तो उस वक्त उनके गुरु कविवर रविंद्रनाथ टैगोर उनको सच्चे रास्ते पर ले आते थे और 1972 तक शायद वह सब कुछ भूल चुकी थी। पर इस सर्गे के साथ मिलने वाली घटना के बाद उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अब जिस कठिन परिस्थितियों से वह गुजर रही थी उससे उनके पतिदेव को बहुत दुख हो रहा था। वह भी बहुत ही उच्च प्रकार की अनुभूतियों के वाहक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वह यह समझते थे कि मैत्री देवी को इस सारी पीड़ा से बाहर लाने का एक ही उपाय है कि वह मिर्चा से एक बार मिल ले। तो वह मैत्री देवी को समझाते हैं कि दुनिया में एक ही घटना 2 जगह एक साथ नहीं हो सकती। मिर्चा के साथ तुम्हारे संबंध एक अलग घटना है और मेरे साथ तुम्हारे संबंध एक अलग घटना है, दोनों एक ही घटना नहीं है। इसलिए तुम मिर्चा से मिलो और वहाँ जो भी तुम्हें कुछ करना है वो करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं मैत्री देवी उपन्यास में लिखती है कि एक बार मिर्चा से मिलने का निर्णय हो गया, इसके बाद वह जब भी 10 कदम पीछे हट जाती तो उसके पति उनको 20 कदम आगे खिसका देते थे। एक बार एयर इंडिया के ऑफिस में वे ले गए और मिर्चा जहाँ रहता था, शिकागो अमेरिका, उस शहर की टिकट उन्होंने बुक करवा दी। तब मैत्री देवी ने कहा कि
अभी तो शिकागो में मेरे लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ है, और जब तक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा तब तक पैसे नहीं आएंगे, तो यह टिकट बुक करवाने से क्या फ़ायदा होगा। और वैसे भी पराया मुल्क है, मैं अकेली तो जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि पराये मुल्क में तो मुझे डर लगता है। तो माहौल को हल्का करने के लिए उसके पति कहते हैं कि डर तो तुम्हें कैसे लगता है, डरना तो मुझे चाहिए। ये मजाक करते हैं कि कहीं तुम मिर्चा के पास रुक गई तो डर तो मुझे होना चाहिए। पर इसके बाद उसके एक दोस्त उनको एक भविष्यवेत्ता के पास ले जाते हैं। वैसे मैत्री देवी को भविष्यवेत्ताओं में कोई विश्वास नहीं होता है, पर वो जाती है और ज्योतिषी उसे बताता है कि 2-1 महीनों में आपका विदेश जाना तय है, और वहाँ तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिलोगी जिनसे काफ़ी वर्षों से बिछड़ गई हो। तो मैत्री देवी पूछती है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तो ज्योतिषी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बदनामी का कोई योग नहीं लिखा है। उसी वक्त एक और घटना घटित होती है। मैत्री देवी को लगता है कि मिर्चा ने उसके साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि यह बात ठीक है कि उनके पिता सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता ने मिर्चा से एक प्रतिज्ञा करवाई थी कि आइंदा से कभी भी वह मैत्री देवी से न मिले, पर यह प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखती है। वह चाहता तो वह मिलने के लिए आ सकता था, या कम से कम उनको खत लिख सकता था। पर 1972 में ही मैत्री देवी को पता चला कि मिर्चा ने कई खत उन दोनों का जो एक कॉमन जानने वाला था उनको लिखा था, और उन्हें यह सूचित किया था कि ये सारे खत मैत्री देवी को बताए या दिखलाए। तो जो अविश्वास पैदा हुआ था मैत्री देवी के मन में, वह भी छट गया और वह भी समाप्त हो गया। तो मैत्री देवी लिखती है कि 1930 का साल हम दोनों को सभी तरह से अलग करने का साल था, और 1972 का साल हम दोनों को मिलाने का साल था, क्योंकि 1972 में एक के बाद एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिससे हमारा मिलना तय हो जाए। और 1973 में जब वो शिकागो जाती है तो वह मिर्चा से कई बार मिलती है, और इसके बाद इस उपन्यास का सर्जन होता है। अब इस उपन्यास के बारे में पाठकों में 2 समुदाय हैं। एक समूह यह मानता है कि दरअसल मैत्री देवी ने यह उपन्यास मिर्चा यूक्लिड के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था उसके जवाब में, या तो उसका प्रतिकार करने के लिए उन्होंने यह उपन्यास लिखा है, क्योंकि इस उपन्यास का जो 16वां यानी कि जो अंतिम प्रकरण है, वह प्रकरण इस वर्ग को प्रेरित ऐसी मान्यता अपने मन में बनाने के लिए प्रेरित करता है। 16वें चैप्टर में मैत्री देवी ने लिखा है कि जब वह मिर्चा यूक्लिड के खंड में गई, वह अपने अभ्यास खंड में था अपनी कॉलेज पर, तो जब वह गई तो मिर्चा यूक्लिड खड़ा हो गया और उनको देखे बिना उनकी तरफ उन्होंने उनकी पीठ कर ली। अब यहाँ मैत्री देवी को आश्चर्य होता है कि मिर्चा को पता कैसे चला, क्योंकि उसने दरअसल उसको देखा नहीं था, सिर्फ उनकी पदचाप सुनकर ही वह खड़ा हो गया था और घूम गया था। तो मैत्री देवी उनसे पूछती है कि तुम क्या मुझे पहचानते हो? तो मिर्चा कहता है कि हाँ पहचानता हूँ, पर मैं तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकता, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलना है। पर मैत्री देवी को लगता है कि अभी यह सच नहीं बोल रहा है, उसने उसे पहचाना ही नहीं है। तो वह पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ? तो वह कहता है कि तुम अमृता हो। अब मैं यहाँ यह बता दूँ कि मैत्री देवी ने न हन्यते उपन्यास में अपना नाम अमृता के रूप में प्रयोग किया है।
यहाँ कोई छल कपट करने का उनका आशय नहीं था या अपनी पहचान को छुपाने का भी आशय नहीं था, बल्कि अमृता नाम इसलिए रखा है कि उनको प्रेम और सत्य का प्रकाश प्राप्त हो गया था। तो इस प्रेम और सत्य के प्रकाश का जिसने अमृत पान किया है उसका नाम अमृता ही होना चाहिए। और बाद में उसने यानी कि बैत्री देवी ने अपने एक समय के प्रेमी मिर्चा यूक्लिड को भी यह अमृत पान करवाया। तो इसलिए उन्होंने अपना उपन्यास में अमृता नाम का प्रयोग किया है। तो मिर्चा कहता है कि तुम अमृता हो, तो वह कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वह कहता है कि जिस दिन से इस देश की धरती पर तुमने पैर रखा तब से मुझे पता है। अमृता पूछती है कि कैसे? तो वह कहता है कि एड ने मुझे बताया था। अमृता कहती है नहीं, गलत, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। तो यह मिर्चा की भी प्यार की अनुभूति का ही परिणाम था कि उनको पता चल गया था कि अमृता आई है। इसके बाद अमृता उसको आग्रह करती है कि वह क्यों मेरी तरफ नहीं देखता, तुम मेरी तरफ देखो। तो मिर्चा कहता है कि मैंने तुम्हें एक अब दूसरे ही दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और तुम्हारी दृष्टि ही सच्ची हो, पर दांते कभी अपनी प्रेमिका ब्रियाट्रिस से इस पृथ्वी पर नहीं मिल सका था, वो तो स्वर्ग में ही मिला था। वह अपने चर्म चक्षु से क्या बियाट्रिस को देख पाया था? तो अमृता को लगता है कि शायद यह रहस्य जगत में ही जी रहा है। तो वो पूछती है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं रक्त मांस से बनी हुई तुम्हारे अभ्यास खंड में खड़ी हुई अमृता हूँ, तो तुम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? मिर्चा उसका जवाब देता है कि कैसे स्वीकार करूँ? तुम जानती हो कि तुम्हें भी एक पति है, मेरी भी एक पत्नी है। यह सुनकर अमृता कहती है कि मिर्चा, तुमने इतना सारा पढ़ा पर तुम्हें ज्ञान नहीं मिला क्या? प्रेम क्या कोई चीज है कि तुम एक से लेकर दूसरे को दे सको? यह तो एक प्रकाश है, जैसा ज्ञान का प्रकाश, जैसा सत्य का प्रकाश। पर इन सभी प्रकाशों से भी यह प्रकाश अद्भुत है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि का तो एक क्षेत्र है, जबकि प्रेम का प्रकाश यह सारे प्राणी को ज्योतिर्मय कर देता है। पर शायद तुम्हें यह दिक्कत है कि तुम्हें यह लगता है कि मेरे नए जीवन में मैं तुम्हें भूल गई थी। तो मिर्चा कहता है नहीं नहीं, मुझे कभी यह नहीं लगा कि तुम मुझे भूल गई हो, बल्कि मुझे यह मालूम था कि तुम मुझे याद करती हो, पर मुझे यह मालूम नहीं था कि तुम मुझे मिलने आओगी। वैसे मैं भी मिलने आना चाहता था, मैं भारत आना चाहता था, पर मैं नहीं आ पाया। तो अमृता पूछती है कि क्यों, मैं थी इसलिए? तो मिर्चा कहता है हाँ, तुम भारत में थी इसलिए। अमृता कहती है जबकि मैं तुम यहाँ हो इसीलिए अमेरिका आई। मिर्चा कहता है कि मुझे भी आश्चर्य हुआ कि तुम में यह हिम्मत कहाँ से आई। तो अमृता कहती है कि गांधी जी से, क्योंकि मैं गांधी जी पर व्याख्यान देती हूँ, पर गांधी जी ने जिस बात का अमल किया कि अपना पूरा सत्य दुनिया के सामने रख दिया, उस तरह से अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं सच्ची गांधीवादी नहीं हो सकती। इसके बाद मिर्चा उसकी तरफ घूमता है। इससे पहले अमृता उसे कहती है कि मेरा विश्वास करो, अगर तुम मेरे सामने आओगे और मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें 40 साल पार करवा दूंगी और उस स्थल पर लाकर
खड़ा कर दूंगी जिस जगह हमारा पहला प्रणय मिलन हुआ था। चाहे भले हमारा प्रणय परिणय में क्यों ना बदल गया हो या बदल ना सका हो, पर प्रणय तो था। इसके बाद मिर्चा उसकी तरफ देखता है, पर वहाँ अमृता चौंक जाती है। उसकी दृष्टि स्थिर थी और उसके नेत्र पत्थर से हो गए थे, उसमें कोई भाव नहीं था। तो यहाँ अमृता निराश हो जाती है। उसे लगता है 40 साल बहुत देर हो गई। जिस दिए को लेकर, यानी कि प्रेम के प्रकाश को लेकर वह चली थी, उसमें तेल ईंधन कब खत्म हो गया वही पता नहीं चला। तो वह वापस जाने लगती है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचती है तब अचानक ही मिर्चा बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ अमृता, तुम क्यों टूट जाती हो, जबकि तुमने तो इतना धैर्य रखा। मैं तुमसे जरूर मिलूंगा उस गंगा के तीर्थ पर, अपने सच्चे स्वरूप में तुमसे मिलूंगा। तो अमृता पूछती है कि कब? तो मिर्चा कहता है कि जब आकाश गंगा में तुम्हारा मिलन होगा। मैत्री देवी कहती है, इस समय को अब बहुत शेष नहीं बचा है, यानी कि बहुत ही थोड़े वर्षों में यह समय आ जाएगा और यहाँ यह उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक पाठक वर्ग यह मानता है कि यह उपन्यास मिर्चा यूक्लिड ने जो उपन्यास लिखा था, जो कि वह उसे फैंटेसी मानता है, पर उसमें असत्य था, क्योंकि अमृता कभी उसके कमरे में नहीं गई थी, तो यह गलत लिखा था। उसके प्रत्युत्तर में यह उपन्यास लिखा है। जबकि दूसरा वर्ग यह मानता है कि नहीं, दरअसल 1972 में 8 महीनों की जो कष्टदायक पीड़ा मैत्री देवी ने भुगती, जो कि प्यार का कष्ट था, क्योंकि उन्होंने उपन्यास में भी लिखा है कि यह 8 महीनों का कष्ट बहुत ही भयंकर था, पर फिर भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह कष्ट खत्म हो जाना चाहिए। मुझे वह कष्ट अच्छा लगता था, पर उस कष्ट से जो प्रेम का प्रकाश उन्होंने महसूस किया, तो यह उपन्यास उसी प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लिखा है। इसलिए उसमें प्रेम की उच्च अनुभूति का उन्होंने विवरण दिया है। तो इस उपन्यास के ये जो 2 पाठक वर्ग है, उसके लिए 2 अलग अलग मूवी के 2 गीत हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जो कि दोनों फिल्में या मूवी इस उपन्यास लिखने से पहले बन चुके थे। पहले वर्ग के लिए उपासना फिल्म का वो गीत आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूँ सिखला दो ना, जो कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, वह पहले पाठक वर्ग के लिए है। और दूसरा जो पाठक वर्ग है उसके लिए खामोशी का गुलजार का जो गीत लिखा है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, उसमें जो एक अंतरा है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये रुकती है ना ये बुझती है, ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ ये एहसास है रूह से महसूस करो। तो प्यार एक एहसास ही है, जरूरी नहीं कि हर एक प्रणय परिणय में बदल जाए। हो सकता है कि जो प्रणय परिणय में ना बदले वह प्रणय तो रहता ही है, बस उसमें एक महसूस होने वाली बात होनी चाहिए। तो बस आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले अंक में, उसमें एक और नई किताब के साथ। तो मानता हूँ कि यह आज का अंक आपके लिए रुचिकर रहेगा। चलिए, नमस्कार।